नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज एक बार फिर से बहुत खास मुद्दे के साथ आपके बीच आ चुकी हूं। सवाल उठ रहा है कि क्या अब हम सभी को सावधान होने की जरूरत है? क्या हम सभी टारगेट पर आ चुके हैं? जब मैं हम सभी कहती हूं तो बात हिंदुस्तानियों की होती है और इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या हिंदुस्तान टारगेट पर आ चुका है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उन घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जो बीते कई सालों में जिन पर विराम लगा हुआ था, जिनकी इंटेंसिटी कम हो चुकी थी, जो लगभग खत्म हो चुकी थी, वो पन्ने एक बार फिर से खुल चुके हैं। चाहे वो रेल जिहाद का रूप हो, यानी रेल को डीरेल करने के लिए अक्सर पटरियों पर आपने देखा कि किस तरीके के कारनामे किए जाते हैं। कभी गैस सिलेंडर रख दिया जाता है, कभी रॉड्स रख दी जाती हैं। बड़े हादसे होते होते बार बार टल जा रहे हैं, लेकिन बड़े हादसों की साजिश रची जाती है और बैठकर कहां पर? आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान में। फरहतुल्लाह की तरफ से एक मैसेज आता है कि रेल जिहाद कैसे करना है। जाग जाती है स्लीपर सेल और उसके बाद कहानी शुरू हो जाती है। कहानी का उपसंहार साहब यहां नहीं होता है, क्योंकि कहानी तो सिर्फ रेल जिहाद से शुरू होती है और फिर धीरे 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 आप देखिए अब बात विमानों तक जा पहुंची है। बीते कुछ घंटों की ही बात कर ले, 70 से ज्यादा विमानों को धमकियां मिल चुकी है उड़ाने की। हालांकि ये सभी हॉक्स कॉल है, ये कहा जा रहा है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कहीं ये केवल टेस्ट कॉल तो नहीं है, ये जानने की कोशिश तो नहीं हो रही है कि अगर कुछ होगा तो क्या हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है दिल्ली में भी। धमाका हुआ है कई सालों के बाद, दिवाली के पहले ये धमाका बहुत कुछ कहता है। ये धमाका इशारा कर रहा है कि क्या ये कोई छोटा एक्सपेरिमेंट तो नहीं था। और जब दिल्ली धमाकों की जांच चल रही हो, उसी दौरान आज एक खबर और आती है जो दिल को कचोट जाती है। जब कश्मीर में, जहां पर लोकतंत्र की जीत मानी जा रही थी, वहां पर ही गैर कश्मीरियों को एक बार फिर से निशाना बनाया जाता है, यानी टारगेट किलिंग की जाती है। तो कश्मीर से लेकर दिल्ली तक और पूरे देश में रेल जिहाद और विमानों को धमकियां क्या इस बात की तरफ संकेत दे रही है, इशारा दे रही है कि हिंदुस्तान टारगेट पर आ चुका है? क्या पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं के इशारे पर देश के अंदर का स्लीपर सेल जाग चुका है? और अगर ऐसा हो चुका है तो फिर इस पर हमारी राजनीतिक पार्टियों को क्या एकजुट नहीं होना चाहिए? उनके बयान क्या ऐसे लोगों को समर्थन नहीं देते जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं? और क्या वक्त आ गया है घुसपैठियों को पहचान करके उन्हें देश से बाहर निकालने का? ये सब आपस में जुड़े हुआ है और इसीलिए आज इस बड़े मुद्दे पर, इस बड़ी परिस्थिति पर, इस बड़े खतरे पर बड़ी चर्चा होगी। केवल राजनीतिक विशेषज्ञ ही हमारे साथ नहीं होंगे, राजनीतिज्ञ ही नहीं होंगे, पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक पर्सन ही नहीं होंगे, बल्कि हमारे साथ वो तमाम विशेषज्ञ होंगे जो आपको बताने वाले हैं कि सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि टारगेट पर हिंदुस्तान आ चुका है। लेकिन इन सब के बीच कहते हैं ना, हमारे यहाँ बयान बहुत मायने रखते हैं, बात निकलती है तो दूर तक जाती है। तो देखिए, जब ऐसी इस खबरें सामने आई और खासतौर से जब दिल्ली में धमाका हुआ, तो अब तक जांच तो जारी है, लेकिन इन सब के बीच बयान भी खूब आ रहे हैं। पहले जरा बयानों पर एक नजर डाल लेते हैं। की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग। दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्था बहुत स्पष्ट है, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड। ये मात्र 3 जिम्मेदारियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास है। बाकी सारा काम दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो वो अपना 99% टाइम लगाते हैं चुनी हुई सरकार के काम रोकने में, और शायद 1% भी समय वो नहीं लगाते हैं अपने काम करने में, पुलिस व्यवस्था ठीक करने में, सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने में, दिल्ली की महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को सुरक्षित रखने में। आज सुबह प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में है, उनको सूचना मिली थी कि सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके की आवाज आई है। तुरंत पुलिस टीम्स मौके पे पहुंची तो देखा कि कुछ वहां दुर्गंध भी थी और स्कूल के प्रेमाइसेस में भी और आसपास के कुछ दुकानों में भी शीशे टूटे हुए थे। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स स्पॉट पे तुरंत पहुंच गए थे। क्राइम टीम, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स, स्पेशल सेल, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी मौके पे हैं। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, धमाके के कारणों की जांच और कैसे ये हुआ
इस विषय में जैसे ही कोई अपडेट होगा आप लोगों को सूचित किया जाए। ये जो घटना हुई है ये हुई है 7:44 और जैसी हुई है तो यहाँ पे नॉर्मल आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, सब छुट्टी मनाते हैं, आराम से उठते हैं। बट उसके बाद यहाँ पे जब सुनते हैं 2 खबर आती है समझ में, या तो कोई सिलेंडर फटा है या कोई क्या कहते हैं बिल्डिंग गिरी है, ऐसा लगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर भी फटता है तो इतनी तेज आवाज़ कभी नहीं आती। जब फटा देखा तो पूरा धुएं का गुफा, पूरा धुआं, बहुत देर तक रहा, कम से कम 10 मिनट तक धुआं रहा पूरी तरह। सुबह धमाका हुआ है, 7:40 के अराउंड हुआ है। घर के शीशे वगैरह हिले हैं हमारे भी। और सबसे मतलब ये है कि एक तो स्कूल में बच्चे नहीं थे, सुबह ट्रैफिक रहता है बसों का, शाम को ट्रैफिक रहता है, यहाँ पर गाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत ट्रैफिक रहता है, तो ये है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो दिल्ली धमाकों की जांच जारी है, हर नजरिए से जांच हो रही है, हर एंगल से जांच हो रही है। कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन सवाल ये कि क्या कहीं ये ट्रायल ब्लास्ट तो नहीं था, और क्या आने वाला वक्त खतरे को और ज्यादा गहरा करेगा। और जिस तरीके से देश भर में ये घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को अगर हल्के में लिया जाता है तो क्या ये हमारे लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। क्या टारगेट पर हिंदुस्तान आ चुका है? आइए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अतिथियों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज के पैनलिस्ट से अब आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त पैनल में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अविरल मलिक जी जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं रमेश ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं, और कुछ और भी गेस्ट हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आप दोनों के साथ ही शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैं अविरल आपके पास आ रही हूं क्योंकि बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज इसलिए है क्योंकि देश में आपकी सरकार है, कहीं पर भी कुछ होगा विपक्षियों को मौका मिलेगा, विपक्ष उसको राजनीतिक चश्मे से देखेगा, आप उस पर जवाब देंगे, उस पर भी राजनीति हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि लोगों का क्या होगा। हिंदुस्तान अगर टारगेट पर है तो ये हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है। अविरल जी नहीं, देखिए निश्चित रूप से हिंदुस्तान टारगेट पर है, दिल्ली भी टारगेट पर है, जम्मू कश्मीर भी टारगेट पर है, जिहादियों के टारगेट पर है, आतंकवादियों के टारगेट पर है, और इस प्रकार के लोगों को, इस प्रकार के तत्वों को किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से गृह मंत्रालय इसमें जांच कर रहा है और दिल्ली पुलिस भी इसमें निश्चित रूप से जांच कर रही है। जिस प्रकार से ये जिहादियों का विषय है, अलग अलग प्रकार का जिहाद है, चाहे वो जिस प्रकार से आपने जिक्र किया रेल जिहाद की बात कर ली जाए, लव जिहाद की बात कर ली जाए, या एक सामान्य प्रकार से जो जिहादी हैं जो गोलियां बरसाने का कार्य करते हैं, आतंक फैलाने का कार्य करते हैं, इस प्रकार के जिहादी तत्वों को किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाना चाहिए और नहीं बख्शा जाएगा। इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। इसीलिए किसी प्रकार के जिहादी को इस देश में रहने की कोई अनुमति नहीं है। इस देश में जो व्यक्ति संविधान के अनुसार चलेगा, जो व्यक्ति संविधान का पालन करेगा, जो व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार चलेगा, जो व्यक्ति कानून के अनुसार चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करेगा, उसी व्यक्ति को इस देश में रहने का अधिकार है। बाकी किसी प्रकार के जिहादी की इस देश में कोई जगह नहीं है। नहीं, जगह तो नहीं है, लेकिन स्क्रूटनी कैसे करेंगे? चैलेंज तो वही आपके लिए बनते जा रहे हैं ना। नहीं अविरल जी, ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की तो जगह है ही नहीं हिंदुस्तान में, और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल ये है ना कि वो लोग आपके लिए चैलेंज बनते जा रहे हैं। आपने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही आपकी टैगलाइन है। लेकिन जहां विश्वास आता है वहां पर फिर एक संशय हो जाता है, विस्मयकारी चिन्ह लग जाता है, और उसके बाद ये जो परिस्थितियां खड़ी होती हैं उसके बाद सवाल उठना लाजमी है। मैं एक कमेंट पहले जल्दी से रमेश ठाकुर जी का भी ले लेती हूँ। रमेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं। रमेश जी, ये पूरा मसला, क्योंकि एक के बाद एक सीरीज देख लीजिए, चाहे वो मैंने कहा कि रेल्स को अगर डिरेल करने की बात हो, विमानों को धमकियां, इधर दिल्ली में धमाका, कश्मीर में गैर कश्मीरियों की हत्या हो जाना, ये सब कुछ सीरीज में हो रहा है। यानी संकेत बड़े मिल रहे हैं और ये सामान्य नहीं है। रमेश जी। लावली जी, पूरे एपिसोड को 2 चीजों से समझना होगा। पहला तो ये है कि हमारी इस तरह की जो चीजें, घटनाएं लगातार घट रही, उसमें जांच किस दिशा में है, और जांच अगर किस दिशा में है, सही दिशा में है, हर चीजों को एक एक करके आइडेंटिफाई किया जा रहा है, फिर एक के बाद दूसरी ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। अब जिस तरीके से हमारे भाई बड़े उत्साहित होके कह रहे थे, हर वर्ड में वो जिहाद जोड़ रहे थे, मुझे लग रहा हमारी थोड़ी सी गलतियां यहाँ पे यही है
कि हम किसी भी मुद्दे को लेके जिहाद, पाकिस्तान, मुसलमान उससे जोड़ के देखते हैं। जबकि दिल्ली की इस घटना को पुलिस ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रही है। उन्होंने नक्सली की घटना होने की भी उन्होंने संभावना जताई है कि हो सकता है कि हम जो जिहाद चिल्ला रहे हैं, जो हमारा निशाना और जो हमारा जिस चश्मे से हम लोग देखते हैं, कहीं वो से बच के कहीं दूसरे लोग तो इसमें कोई इस तरीके का काम नहीं कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। इस तरह की जांच को लेके हर एंगल से सामने लाना चाहिए। अब ये जिस तरीके से ये बम फटा है, अगर देसी बम होता तो उसमें उसकी हाई इंटेंसिटी कम होती है, आवाज भी कम होती है। अब इसमें नई चीजें निकल के आई हैं, दुर्गंध सबसे ज्यादा है और फटने की आवाज बताया जा रहा है कि 200-300 किलोमीटर तक दूर तक गई है। और सुबह का समय, गनीमत ये है कि सुबह का समय था, उस समय लोगों की आने जाने की आवाजाही कम थी, और सीआरपीएफ जो स्कूल है उसकी बाउंड्री के बाहर हुआ, स्कूल की छुट्टी थी, संडे का दिन था, नहीं तो ये खुदा न खास्ता और बड़ा हादसे में तब्दील हो सकता था। खैर, इन चीजों से नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको एक लेख भी भेजा था, उस लेख में मैंने संभावना भी जताई है कि ये कहीं ट्रायल तो नहीं है आतंकवादियों का, नक्सलियों का, जिहादियों का। अब यहाँ पे हम किसी का भी नाम ले सकते हैं, चाहे जिहादी हो, चाहे आतंकवादी हो, या कोई भी वर्ग हो, और ये अच्छी बात है। इन्होंने ये कहा कि इस तरह के लोगों के रहने की हिंदुस्तान में जगह नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आंकड़ों पे जब आ जाओगे तो कोई आंकड़ा मुझे लग रहा है मेरे सामने या हमारे सामने ये नहीं आता कि इस तरह की हरकतों में अगर कोई पकड़ा गया है, कोई पाया गया है, उनको देश से बाहर कर दिया हो या उसकी नागरिकता खत्म कर दी हो, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं। अगर ऐसा हो जाए, मैं कह रहा हूं एक केस में ऐसा हो जाए कि जो भी इस तरीके के जिहाद, इस तरह के आतंकवाद, इस तरह की हरकतों में पकड़ा गया, उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाए, उनके अधिकार जितने भी सरकारी हैं वो सब खत्म कर दी जाए, मुझे लग रहा नजीर साबित होगा। उसके बाद ना दिल्ली दहलेगी, ना अमेरिका, ना मुंबई दहलेगा, ना कोई जगह इस तरह की नहीं हो पाती। बिल्कुल ठीक है आपने कि एक एक्शन लेने की जरूरत है। जैसा हमने पहले कहा कि राजनीति होने लगती है लेकिन एक्शन को साइडलाइन कर लिया जाता है। हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर भी जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ वाचस्पति द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं के सर के पास जाना चाहती हूँ अभी, क्योंकि सिचुएशन सर देखिए, अभी कश्मीर की अकेले बात नहीं करनी होगी, अब तो हमें ऑल ओवर हिंदुस्तान की बात करनी होगी, क्योंकि अब एक तरफ दिल्ली में धमाके हुए थे, अभी इस पर जांच चल ही रही थी कि आज सुबह हमारे सामने कश्मीर से खबर आ गई। इसके पहले हमने देखा कि रेलवे को किस तरीके से डिरेल करने की कोशिशें होती रही है, ये कहा गया। उसके लिए तो बाकायदा फरतुल्ला जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसने बाकायदा एक उसका ऑडियो मैसेज वायरल हुआ कि कैसे करें, रेल को डिरेल कैसे करना है। और इसके बाद अब विमानों को हॉक्स कॉल, कहने को ये फेक कॉल्स है, हॉक्स कॉल्स है, लेकिन इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये अगर सारी घटनाओं को मिला दिया जाए तो ये कितना बड़ा चैलेंज अब हिंदुस्तानियों के लिए बन चुका है। के सर। जय हिंद लावनी जी। जय हिंद सर। आपने एक अच्छा इसलिए डिबेट कर रही हैं कि आप इसको हॉलिस्टिकली देख रही हैं, नॉट ए इंसिडेंट एट वन प्लेस और टू प्लेस, और फिर उसके विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है पूरे विश्व में, वर्ल्ड इज एट वॉर। अब आप देख ही रहे हैं, जहाँ रीसेटिंग चल रही है उसमें भी आपके बहुत सारे लोग हैं, जिसमें वेस्ट भी है, जिसमें ईस्टर्न ब्लॉक भी है, अपना डायरेक्ट इमीडिएट हमारे जो ये हैं एडवर्सरीज हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। और चीजें कैसे हो रही हैं उसमें आप एक बात कर रही हैं, और इसके परिप्रेक्ष्य में ये देखिए, आज ही एक हमारी एक मोरलेस समझौता आप कह लीजिए चाइना के साथ में हुआ, जो 4 साल से कर रहा था, उसकी एक तरह से डिफीट हुई हेजेमोनिक बिहेवियर की, और वो मान गया है कि हम पीछे चले जाएंगे, जो कहता था कि नहीं हम कर लेंगे। तो इसको भी आप देखिए कि ये सब चीजें इंटरलिंक्ड हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि आप देख रही हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ हो रहा है। जब ये सब चीजें कब शुरू हुई, यदि आप 2016 छोड़ दीजिए पाकिस्तान के साथ में, जहां पर उसके पहले तो हम ये कह रहे थे शायद हम पाकिस्तान के साथ सब ये करना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब वहां चले भी गए थे, मगर 2016 के बाद हमने ये रियलाइज किया कि टॉक एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर। एक सबसे बड़ा और जो हमारी चाइना के साथ आई कि ओके बॉर्डर विल डिसाइड आवर रिलेशंस, और उसके बाद आपने देखा बहुत सारी चीजें हुई, मैं चाइना को भी इसमें जोड़ रहा हूं। उसके बाद आप देखिए परिस्थितियां इससे भी भयंकर थी, क्योंकि 2019 में जब आप हटा दिए, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हुआ, तो ऐसा लगा कि तो पाकिस्तान तो कहा था कि एक पैर में खड़े होंगे, हर एक जुम्मे हम ये करेंगे, इमरान खान वो भी डिफीट हुआ, अब सब चीजें हो गई। और जिस तरह से यूएन
के अंदर में हमारे ऊपर भी एग्रेसिव थे, टर्की हमें कहता था कि कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है, आज हुआ भी सी। तो चीजें कुछ पॉजिटिव्स हो रही हैं, कुछ है, और जो आप कह रही हैं वो चैलेंजेस, एब्सोल्युटली चैलेंजेस हैं। ये केवल यहाँ नहीं है, आपने नॉर्थ ईस्ट का नाम नहीं लिया। नॉर्थ ईस्ट में आप मणिपुर देखिए, पूरा जल रहा है, और जल रहा था, और किस लिए जल रहा था, बांग्लादेश में उसके अंडरबेली में क्या हुआ, चाइना किस तरह से वहां, तो वो सारे इंटरलिंक्ड है। अमेरिका का वहां कैसे हुआ, क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में जो करवा रहा है, क्योंकि आप इसको ये देखेंगे तो हम दिल्ली के अंदर, दिल्ली में अभी 3 बातें चल रही हैं। क्या हम जो सेंट्रल एशिया में जो इनके साथ कर रहे हैं माओइज्म या लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म का, तो उसका सीआरपीएफ का ये भी एक आकलन है। खालिस्तान अलग है, आपने शायद आप कहना समय के कारण नहीं बताया होगा, कनाडा के साथ क्या हमारा चल रहा है, आप देख ही रही। अभी तो हम जैसे आप लोग मल्टी प्रोंग एक्शंस बोलते हैं ना सर, हम तो कह रहे हैं कि ये मल्टी प्रोंग अटैक्स हो रहे एक तरह से। आप देखिए ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि वो चाहे आप देखिए खालिस्तानी हो, जिहादी हो, आप नक्सली मूवमेंट की बात अभी थोड़ी देर पहले आपके जुड़ने से पहले रमेश ठाकुर जी भी कह रहे थे, तो ये तो चारों तरफ से हो रहा है। और इसकी अगर हमें मूल तक जाना है, मेरा उद्देश्य इस कार्यक्रम का आज सिर्फ इतना था, क्योंकि हम बहुत अगर इसको पॉलिटिकली इस डिबेट को करते हैं तो शायद जिस चीज तक हम लोगों का ध्यान ले जाना चाहते हैं वहां तक नहीं जाता, और ये पूरा का पूरा एजेंडा पॉलिटिकल हो जाता। मूल तक जाने के लिए जरूरी है कि हम अपने घर के अंदर जो जयचंद छिपे हुए हैं उनको पकड़े ना। अगर कश्मीर में हमला होता है तो उसमें भी उन लोगों का नाम शामिल आ रहा है जो कहीं ना कहीं से आतंकियों को खाद पानी देते हैं। दिल्ली में अगर ये बातें सामने आती है तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो घुसपैठिए हैं वो रोहिंग्या है, वो कहीं ना कहीं से उनका एक कनेक्शन आ सकता है। रेल के साथ जो हो रहा है, विमानों में जो हो रहा है, तो जो मूल है हम मूल को नहीं साइडलाइन कर सकते। खासतौर से के सर मेरे से लावनी जी, मेरे से सवाल है। जी आपसे ही है। देखिए, आप एब्सोल्युटली कह रही हैं, वो सही है। देखिए, जब लोग हारते हैं या उनको लगता है कि डिफीट हो रहे हैं तो उनमें एक बौखलाहट आती है, इस तरह की चीजें होती हैं। अब आप कश्मीर से बात करें, क्योंकि कश्मीर में अभी हुआ है 7 लोगों का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था, टारगेटेड किलिंग आप ये कहिए। ये 3 दशक में सबसे बड़ा इतना टारगेट बड़ा किलिंग नहीं हुआ था, जिसमें 7 लोग मारे गए हैं और 5 गंभीर रूप से घायल है, टारगेटेड किलिंग। देखिए क्या चीजें हो रही हैं, बाहर की शक्तियां कैसे काम करती हैं, और कैसे आपने इसके पहले देखा जो इलेक्शंस हुए हैं कि आपने 2 इलेक्शंस वहां करवा दिए, इलेक्शन सही ढंग से हो गया, सब चीज निकल गया, मगर हर एक बार आतंकवादी का वहां पर स्ट्राइक्स होता रहा है। आज जो एक धड़ा था जो आज पावर में है, वो कहता था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, उसके पास भी एटम बम है, आज उसके सुर ताल वही, और यही डिफीट होती है। आज तो वो कहता है कि हम पाकिस्तान को कभी जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। तो देखिए वो क्या बनने नहीं देंगे, बनने इंडिया नहीं देगा, 140 करोड़ जनता नहीं बनने देगी, मगर वो तो आ गए ना। आप डिफीट कैसे करते हैं? जो लोग पहले उनके पक्ष में खड़े थे आज उनको क्योंकि ये भारतीयों का पूरा आपका ये है। आज आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में जो चीज हुआ जिसके अंदर खालिस्तान भी है, इसके पहले तो आपने देखा ना किसानों के आड़ में किस तरह से हावी हुआ था, वो सारे डिफीट हो रहे हैं। कनाडा से आज कनाडा भी और रीसेटिंग होगा, या अमेरिका भी आया है, अमेरिका में भी जो गुरपंत सिंह पन्नू साहब के ऊपर में जो कार्रवाई चल रही है, तो ये कंट्रियां ऐसे करती हैं आपको सेटिंग के लिए। किसी को ये नहीं लगता कि भारत उभर के निकल आए एक मल्टीपोलैरिटी में, एक आज उसकी लड़ाई है, और उसकी लड़ाई में ये जो चीजें आप मैनिफेस्टेशन देख रही हैं, चाहे दिल्ली में हो या जम्मू एंड कश्मीर में, अभी जम्मू एंड कश्मीर में इनको खुद हराना पड़ेगा। ये नहीं छिप सकते कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं, पुलिस हमारे अंदर नहीं। आप अभी नहीं, क्योंकि अभी तो बोलना शुरू किए हैं ना कि हम पाकिस्तान को नहीं करने, आपको खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको भारत के साथ रहना है। बिल्कुल। इन जयचंदों को इनको लाने का तरीका यही है। अब आप मैं आपके चैनल में मैं बहुत बार बैठा हूं, लोग ये कहते थे कि आपने गलवान के बाद पूरी कितने 100,000 किलोमीटर की बातें होती थी हर एक फोरम में कि इतनी आपने सीड कर दी। आज जब चाइना कह रहा है कि हम पेट्रोलिंग वहां करेंगे, तो क्या भारत ने सीड किया? अप्रूव हो गया ना कि एक गलत बयानबाजी, और सब मानते थे। तब हम लोग ये कहते थे कि जमीन में एक इंच इधर उधर नहीं हुआ, मगर क्यों जमीन की हकीकत यही है। हकीकत यह है कि ये लोग आज ठीक है, ये चीजें होंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता इतने बड़े देश में 140 करोड़ की जनता के बीच में इस तरह की घटनाएं ना हो।
मगर आपका 2008 का 26/11 ना होना चाहिए, आपका पार्लियामेंट अटैक्स नहीं होने चाहिए, आपका मैसेकर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जहां बिल्कुल महत्वपूर्ण यही है सर, महत्वपूर्ण यही है कि बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि एक साथ मिलकर इस चैलेंज को अटैक किया जाए, उसे खत्म किया जाए। हमारे साथ वाचस्पति जी है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। वाचस्पति जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये होता है कि जब ऐसी चीजें सामने आती हैं तो पॉलिटिकल रिएक्शंस पहले आ जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप पहले लगने शुरू हो जाते हैं और ये जो आरोप लगने का सिलसिला होता है वो इन आपराधिक तत्वों को, इन अराजक तत्वों को, इन आतंकियों को मनोबल देते हैं। कांग्रेस से भी एक उम्मीद की जाती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करे। मैं वाचस्पति जी आपका रिमार्क लूं उससे पहले मैं देख रही हूँ हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी अरविंद जैन जी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आपका भी। आपके पास भी मैं आती हूँ, वाचस्पति जी से जरा एक रिएक्शन ले लिया जाए। जी लावनी जी, जो कुछ भी इस देश के अंदर हो रहा है सख्त मजम्मत कांग्रेस पार्टी उसकी करती है। जो भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हों, चाहे जैसे कि हमारे सिन्हा साहब ने पूरा दृष्टिगोचर कर दिया, पूरा का पूरा मामले को खोल के रखा हुआ है, कोई एक प्रांत तक अब केवल बात नहीं रह गई है। लगातार अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में काफी प्रिवेंटिव एक्शंस हुए थे और काफी इन घटनाओं पर रोक लगी थी, लेकिन विगत लगभग आप 6-8 महीने से देखिए विभिन्न प्रांतों में बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये सब कोशिश करने की कोशिश हो रही है। इसमें हम भारतीय होने के नाते कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है, हम सख्त मजम्मत हो। इस तरीके की जो चीजें हैं उनका पूरा थॉरली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो भी उसमें मुब्तला है उनको सख्त सजा देना चाहिए और उनकी फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए कि आखिर ऐसे लोग कौन है, कौन इकोनॉमी को हमारे नहीं। लेकिन वाचस्पति जी जब फाइंडिंग होने लगती है और जब नाम सामने आने लगते हैं तो आप ही लोग है ना कहने लगते हैं कि भाई यहाँ तो असहिष्णुता है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। आपके नेता कहाँ जाके विदेशों में बैठकर बड़े बड़े बयान देने लगते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि इस तरीके की जब परिस्थितियां होती है तो भारत को ही कमजोर कर देता है ना। लावनी जी, मैंने अभी तक आपको ऐसा लगा कि मैंने ऐसी कोई बात कही जो कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते मैंने वाचस्पति द्विवेदी जी ने तो नहीं कही, लेकिन बीता इतिहास जो कहता आया है वो तो मुझे याद दिलाना पड़ेगा ना। तो लावनी जी, आपको पहले केवल ये अभी पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले विपक्ष में चाहे वो वाजपेयी जी रहे हो चाहे कोई भी रहे हो वो भी ऐसी बातें विदेशों में जाके करते रहे, मोदी जी भी ऐसी बातें करते रहे। उनसे क्या नाम है, हिंदुस्तान में पैदा होने में बड़ा आश्चर्य था, सॉरी अफसोस था, इस तरीके की बातें करते थे। ये तब कौन सी इज्जत हिंदुस्तान की बढ़ रही थी, तब आप विपक्ष में होके भी ऐसी बातें करते थे। तो ये बातें इनसे हटके हमें केवल इस बात को करना चाहिए, इस बात की ध्यान देना चाहिए कि ये कौन कारक हैं जो सब तरीके से हो रहा है। जैसे कि आप बिल्कुल मणिपुर की बात देखिए, वहां पे भी इस तरीके की कोशिशें हो रही हैं, दिल्ली में जो कोशिश की गई, इस प्रकार की जो कोशिशें हो रही हैं, निश्चित रूप से भारत की इकोनॉमी और हमारी कोशिशें कौन कर रहा है, मैं यही तो बोल रही थी ना कि कोशिशें करने वालों के लिए एक सिक्योरिटी का जो एक सुरक्षा कवच होता है ना, वो आप लोगों के बयान दे देते हैं। आपने बहुत सारा बता दिया कि ये गए उन्होंने बोला, वो गए उन्होंने बोला, लेकिन आपने इससे याद नहीं किया कि आपके ही लोग पाकिस्तान में जाकर बैठकर हमारे देश की सरकार, आपके देश की सरकार पर, आपके देश के प्रधानमंत्री पर, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर किस तरीके की टिप्पणी करते आए। तो बल तो मिलता है, बल तो मिलता है सर। ठीक है, मैं अरविंद जैन जी से भी एक कमेंट ले लेती हूँ प्लीज, उनका समय थोड़ा सा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरविंद जैन जी से जरा मैं प्लीज सर आ रही हूँ, द्विवेदी जी में आ रही हूँ, अभी समय है। कोई नाजायज बात नहीं है, विपक्ष का दायित्व है कि प्रधानमंत्री जी को सवाल ठीक है, चलिए ठीक है, विपक्ष का दायित्व है, आप सवाल खड़ा करिए, लेकिन विपक्ष का दायित्व है जब देश की सुरक्षा पर बात आए तो कम से कम वहां पर एकजुटता दिखाए, वहां पर सरकार को सवालों के घेरे में नहीं ले, वहां पर सरकार के साथ खड़े होकर कदम से कदम मिलाते हुए हिंदुस्तान के लिए लड़े। बहरहाल अरविंद जैन साहब, ये जो सारी चीजें एक साथ हो रही, मैं आ रही हूँ सर, प्लीज वाचस्पति जी प्लीज आ रही हूँ, प्लीज आ रही हूँ, अरविंद जैन जी के पास आने दीजिए। अरविंद जैन जी, जो ये परिस्थिति बनी हुई है अभी, के सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं रमेश ठाकुर जी हैं। हम पॉलिटिकल बॉडीज को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो दोनों ही एक्सपर्ट्स का एक साथ एक जो कमेंट आया कि वाकई ये एक चैलेंज तो बन चुका है, और चैलेंज इसलिए भी है कि एक तरफ से नहीं कई तरफ से हमें घेरा जा रहा है। दिल्ली, कश्मीर, विमानों को हॉक्स कॉल, रेल हादसे, रेलवे पटरियों पर सामानों को रख देना, कई ऐसी खबरें हैं जो लगातार आ रही हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जानबूझकर त्योहारों को निशाना बना देना, पत्थरबाजी कर देना, ये सारी चीजें जो साइमल्टेनियसली हो रही हैं, ये कितना बड़ा चैलेंज है?
ये बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी के लिए, सबकी समझ में आ रहा है। बहुत से देशद्रोही तत्व हैं जो इनको ताकत देते हैं, अपने बयानों से ताकत देते हैं। हमारा ही एक देश होगा जो कि देश की सुरक्षा को लेकर लोगों के विचार बटे हुए हैं। ये अभी से नहीं, ये सदियों से होता आया है। एक इधर से राजा लड़ रहा है, उधर उधर मुगल बादशाहों के साथ कई राजा खड़े हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब तक ये इस प्रकार की गतिविधियां देश में होती रहेंगी, मुझे लगता है लोगों को इस बात की अभी समझ नहीं आ रही है कि इंडिया में वो कितने सुरक्षित हैं, इंडिया में उनको कितनी इकोनॉमिक फ्रीडम है, उनको कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है और कितनी वो तरक्की कर रहे हैं। सबको मिलकर आगे साथ आना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह करें, पर ऐसे बयान कतई ना दें जिससे दो देशद्रोही ताकतों के हाथ मजबूत हों। ये हमको समझना पड़ेगा। जो ये कि सिनेरियो बनाया जा रहा है रेल की पटरियां, मैंने तो कई चैनल्स पे कहा कि रेल की पटरियों की दोनों तरफ जो रेलवे का लैंड है, प्रेशियस लैंड है, इसमें जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या आके बस रहे हैं। हमारे ही देश के नेता उनको बसवा रहे हैं, उनके आधार कार्ड बनवा रहे हैं, उनको देश की सिटीजनशिप दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि वो वोट बैंक बन सके। उनका कोई लगाव देश की सुरक्षा से नहीं है। ये जो होक्स कॉल्स आ रही हैं, ये उसी का पार्ट है। जो कल दिल्ली में बॉम्ब एक ब्लास्ट किया गया, ये एक ट्रेलर टाइप का है, पर हमारा कंट्री मजबूत है। 2014 के बाद सुरक्षा तंत्र बहुत मजबूत किया गया है। सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो सक्षम हैं, वो हैंडल करेंगी। मेरा तो सिर्फ जेएनके को लेकर एक ही कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस केवल इस बात को लेकर कि साहब हमारे पास तो ये पुलिस नहीं है, उनका एक पूरा नेटवर्क है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनको अपने सारे रिसोर्सेस को स्ट्रेंथन करके पता लगाना चाहिए, इंटेलिजेंस कलेक्शन में सहयोग करना चाहिए। और सुरक्षा तंत्र जो वहां पर है, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरबों रुपए खर्च कर रही है पर मंथ के हिसाब से, चाहे वो बीएसएफ है, चाहे वो सीआरपीएफ है, चाहे वो आर्मी है और हैं, ये सब उन्हीं की सेवा में लगे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उनका मकसद और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट का मकसद अलग अलग है। हमें सबको ये समझना होगा कि ये सब देशद्रोही तत्व हैं जो कि चाहते हैं कि जेएनके में ट्रबल बनी रहे। मेरा ये मानना है कि मिलिटेंसी लास्ट फेजेस में है, और अगर इस पे एक प्रहार किया गया सबके द्वारा मिलकर, अभी भी ऑपरेशन फ्लश आउट चल रहा है, और अगर किया तो ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। तो एक मारक प्रहार करने की जरूरत है, और अगर मारक प्रहार होगा तो हम कहेंगे कि केवल कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए ये बेहतर तस्वीर लेकर आएगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं, खास चर्चा हो रही है, और आज कोई हो हल्ला नहीं है। आज तो आतंक के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं हम। आज तो हम बात कर रहे हैं उस खतरे की जो हिंदुस्तान पर मंडरा रहा है, और इसके लिए जरूरत है कि हम सब मिलकर एकजुट होकर एक आवाज में, एक सुर में एक ही बात करें कि आतंक को, जिहादियों को, अराजक तत्वों को, दंगाइयों को, इन सब को देश से उखाड़ फेंकना है। चर्चा जारी है, बने रहिए रणक्षेत्र के साथ। तो आज हम सभी को सावधान कर रहे हैं, खासतौर से क्योंकि हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। आइए सीधे चर्चा पर चलते हुए रमेश ठाकुर जी के पास इस वक्त जाना चाहती हूँ। रमेश जी, अब आपका आर्टिकल मैंने देखा, आपने एक बड़ा सवाल सुरक्षा एजेंसियों पर खड़ा किया है। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, हालांकि मेजर जनरल के सर या फिर फॉर्मर डीजीपी AK जैन सर दोनों ये कह रहे हैं कि देखिए स्थिति थोड़ी सी तो बदली है। खुफिया एजेंसीज निश्चित रूप से जो उनको जांच एजेंसियों को काम करना चाहिए वो निरंतर कर रही हैं, परसिस्टिंगली चीजें बदली भी हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सब चीज खराबी हुई है और जांच एजेंसियां हर बार उनको हार का सामना करना पड़ा या निराशा उनके हाथ लगी है। आज की जो परिस्थिति है वो चैलेंज जरूर है, लेकिन क्या आपको कहां लगता है चूक हो जाती है? क्योंकि आपने जांच एजेंसियों पर सवाल खड़ा किया है। रमेश, देखिए लापी जी, सवाल सिर्फ घूम फिर के वहीं पे आ जाता है। इस बात को
हर एक व्यक्ति स्वीकार करेगा जो हिंदुस्तान में रहता है कि बीते एक दशक में स्थितियां सुधरी हैं और एजेंसियों के काम करने का तरीका, डिफेंस से जुड़े जितने भी एक्टिविटीज हैं उसमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ। लेकिन सवाल फिर वही है, चूक कहाँ हो रही है? अब ये जो ब्लास्ट हुआ है, जबकि आईबी के पास और लोकल इंटेलिजेंस के पास 2 हफ्ते पहले से इनपुट थे कि दिल्ली में, मिडल दिल्ली के अंदर या एनसीआर में इस तरह की आतंकी जो हरकतें हो सकती हैं, बावजूद भी हमारी जो एजेंसियां हैं उनको एक भनक भी नहीं लग पाई। और सबसे पहले यहाँ पे दिल्ली पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। उसमें एक चीज सबसे पहले निकल के आई है, जो सबसे पहले कॉल गई है इस पूरे एपिसोड की, तो उस कॉल में कुछ हरकतें उनको देखी गई हैं। वो हरकत को उसकी कड़ियां जोड़ के उनको लग रहा कहीं कोई नक्सली कोई हमला तो नहीं है, कि वो देखना चाह रहे हो कि दिल्ली पुलिस और यहाँ की एजेंसियां की तैयारियां कैसी हैं। अगर आगे खुदा न खास्ता हम इस तरीके की कोई बम ब्लास्ट करते हैं या कोई आतंकी ऐसी घटना घटते हैं तो उनकी तैयारियां कैसी, और ऐसा हो भी सकता है। इसमें संभावनाओं से कोई इनकार भी नहीं किया जा सकता। और दिल्ली पुलिस ने शुरुआती जांच में कल ये माना है कि इस तरह की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है आतंकी घटना हो या कोई बड़े कोई संगठन वो इसको करना चाहते हो। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है, जैसे जैन साहब ने बहुत अच्छी बात कही, देखो इस तरह की घटनाओं को घटनाओं की तरह लेना चाहिए। जब आप राजनीति शुरू कर देते हो, जैसे आतिशी कल से निकल के आई है, 2 उनके बयान आए हैं, उन्होंने घटना के विषय में कोई कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ बीजेपी की पुलिस है, बीजेपी की ये है, बीजेपी वो करवा रही है, बीजेपी 24 घंटे और 24 महीने वो यही करती है कि किस सरकार को गिराया जाए, किसको नहीं गिराया जाए, और उनका इस पे कोई वो मकसद नहीं होता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, इस तरह के बयानात वगैरह जब आते हैं, तो निश्चित तौर पे जो आतंकी हैं, जो इस तरह की घटनाओं को करने, उनके जो मनोबल होते हैं वो बढ़ते हैं, उनको संबल मिलता है, उनको मजबूती मिलती है, उनको कम से कम ये लगता है कि कोई ना कोई तो हमारे साथ में है। चलो हम तो कोई भी घटना को घटे, लेकिन विपक्ष हमारे साथ में, उनको यही महत्वपूर्ण बात थी जो मैं वाचस्पति जी के पास जाकर लेकर गई थी। वाचस्पति जी देखिए, अब तो रमेश जी भी ये कह रहे हैं, अब अरविंद सर ने भी यही बात कही और के सर ने भी इस तरफ इशारा किया, पॉलिटिक्स नहीं, जब आप ऐसे बयान देने लगते हैं तो मनोबल बढ़ जाता है। वाचस्पति जी देखिए लावनी जी, बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल सख्त ऐतराज जाहिर करता हूं, क्योंकि पठानकोट की घटना, इसमें कौन सा बयान आया था? इसके अलावा जो हॉक्स कॉल आ रही, इसमें विपक्ष के कौन से बयान आए हुए हैं? मणिपुर के दंगों में कौन से विपक्ष का मामला था? मैं आपका ये बताइएगा कि सेना आपकी है, आपकी सारी एजेंसीज आपकी है। नहीं वाचस्पति जी, एक सेकंड। वाचस्पति जी, सेना आपकी या तुम्हारी या मेरी नहीं होती, सेना देश की होती है। अपनी लाइन सही कर लीजिए। भाई सेना देश की होती है, बिल्कुल कह रहा हूँ। हाँ, थोड़ा लाइन सही कर लीजिए। देश की है तो कहीं ना ये देखिए, यही होता है परसेप्शन। दैट इज व्हाट वी वांटेड टू शो। हम यही तो बताने का प्रयास कर रहे थे। एक शब्द, वाचस्पति जी देखिए, मैं समझती हूँ आपको, मैं जानती हूँ आपको कि मन से ये बात नहीं निकली है, लेकिन जिस पार्टी को आपने ज्वाइन कर रखा है ना, एक एक शब्द से परसेप्शन बनाया जाता है। आपकी सेना, आपकी पुलिस, अरे देश की सेना है साहब। जब आप पूरा का पूरा ठीक है देते हैं, जब कोई भी घटना होती है तो इसमें कह देते हैं कि विपक्ष जो भी ट्रेन के किनारे जो रोहिंग्या बसाए जाते, अरे कानपुर में कौन से रोहिंग्या बस गए, लखनऊ में कौन से रोहिंग्या बस गए, जी क्या करते हैं? आपको वोट चलाते रहेंगे, केवल रोहिंग्या लोकल दिल्ली जाती महत्वपूर्ण जगह पे क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्यों आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं? पुलिस आपकी है, सारी सेंट्रल एजेंसीज आपकी है, सारे पूरा सुरक्षा तंत्र आपका है, फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सीधी केवल और केवल जिम्मेदारी केंद्रीय एजेंसियों की और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की है, क्योंकि पुलिस आपकी कश्मीर में पिछले लगातार 1 साल से अभी तक तो सरकार तो अभी चुन गई है ना, इसके पहले लगातार 1 साल से कश्मीर के अंदर तशद्दुद क्यों हो रहा है? उसके अंदर घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं?
लगातार 70-80 लोग मारे जा नहीं तो चुके हैं। ठीक है, जहां पर सरकार से सवाल पूछा जाए, वाचस्पति जी सुनिए, जहां पर सरकार से सवाल पूछना चाहिए वहां पर सरकार से सवाल पूछा जाता है, जहां पर उन्होंने अच्छा किया तो वहां पर उनकी बड़ाई भी की जाती है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है ना कि विरोध के लिए सिर्फ विरोध किया जाए, सिर्फ विरोध किया जाए। आपका विरोध किस तरीके की परिस्थिति पैदा करता है, देखिए नहीं वाचस्पति जी, इसीलिए देखिए मैंने आज की डिबेट, सुनिए द्विवेदी जी सुन लीजिए ना, प्लीज सुन लीजिए, वहां पे जाके, अरे द्विवेदी जी सुन लीजिए, इस डिबेट में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसीलिए नहीं है, और आज मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रखना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन आप लोगों का दो राष्ट्रीय पार्टियां, दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, एक ऐसी पार्टी है जो तीसरा टर्म लेकर प्रचंड बहुमत के साथ है, एक ऐसी पार्टी है जिसने 70 सालों तक राज किया, उसके बावजूद भी दोनों के अपने अपने दावे, और हम चर्चा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान टारगेट पर है। दोनों को सोचने की जरूरत है, दोनों को सोचने की जरूरत है। मेजर जनरल के सर के पास जाने दीजिए प्लीज मुझे, वो देश की सेना से जुड़े हुए हैं, अब देश की सेना, देश का सैनिक बोलने वाला है, ये सरकार का सैनिक नहीं बोलेगा, वाचस्पति जी देश का सैनिक बोलेगा, उन्हें सुन लीजिएगा जरा। के सर देखिए, आप हैं खास तौर से सेना से, हमारे साथ डीजीपी सर जुड़े हुए हैं जो जांच एजेंसी और पुलिसिंग पर बड़ी परिस्थिति बनती है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में एक कॉमन कॉज, एक सवाल जो मुझे लगता है कि इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे देश के अंदर जब हम स्लीपर सेल्स की बात करते हैं, हम आज दशकों से इनको स्क्रूटनाइज करने की बात तो करते रहे, लेकिन स्क्रूटनी नहीं हो पाती है, और अगर स्क्रूटनी होती है, पहचाने भी जाते हैं, तो वो कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता जो एक नजीर बने, जो एक उदाहरण बने, जैसा कि रमेश जी ने शुरू में अपने कॉमेंट में कहा भी था। क्या आपको लगता है कि वही स्लीपर सेल आज एक बार फिर से जाग गया है, और वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, वो चाहे कश्मीर हो, चाहे दिल्ली हो, या कहीं पर भी हो? के सर हाँ सुने साहब, शायद मेरे से सवाल है ये। देखिए लावनी जी, यदि हम भारत के इतिहास को केवल 1947 से ले लें और आज के दिन देख लें, उसके पहले की, तो आप जयचंद की एक कहानी है, सबको पता है कि किस तरह से जयचंद जो देश का ही दुश्मन होता है, उसी तरह हमारे दूसरे ग्रंथों को देखें, ये देश उसी समय हारता है जब आपके ही जयचंद आपको हरवाते हैं। और कहीं भी, या श्रीलंका में जब आप देखें, लंका के अंदर में जो चीजें हुई उसमें भी किस तरह से चीजें होती हैं। देखिए आपने जो बात बोली है वो बताया है कि एक नेशनल सिक्योरिटी है, और मैं इसको मॉडर्नाइज तरीके से, मैं पुरानी बातें नहीं कर रहा हूं कि हमारी आज के दिन में नेशनल सिक्योरिटी जो होता है, इट इज नॉट एन डिबेट ऑफ डिबेट्स इन वो डिबेट का हिस्सा नहीं होता। वो नेशनल सिक्योरिटी बहुत पक्ष विपक्ष दोनों के लिए वो देश का मुद्दा होता है, और देश की सेनाएं, देश के जो तंत्र हैं जो सेंट्रलाइज्ड हैं, वो देश के लिए जो काम करते हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस के हैं, वो देश के लिए करते हैं। उसके ऊपर आप भले ही उसको क्रिटिकली देखिए, उसको आप एब्सोल्युटली फ्लॉगिंग कीजिए, नॉट इन पब्लिक बट एब्सोल्युटली, जब उसको आप करें फ्लॉगिंग, कहीं भी उसकी वीकनेसेस है तो पब्लिक में नहीं, उसको आप लें, और वो होता है देश तब इमर्ज आउट होता है। देखिए हमारे को क्या किया, जब हमारे को टू नेशन थ्योरी दिया और देश को ही बांट के चले गए, उसके बाद हमारे इस नेशनल कैरेक्टर के ऊपर में बहुत बड़ा चीज आई। अब हम जुड़ते हैं जब हम आपको तब पूरे 140 लोग जुड़ जाएंगे, कोई कांग्रेस नहीं होगा, कोई विपक्ष नहीं होगा, कोई बीजेपी के लोग नहीं होंगे, मगर जब वोट की राजनीति होती है, और देखिए आज के दिन में वी आर इन नो वॉर नो पीस, ये आप लेके चलिए, वी हैव मैनेज द सिचुएशन लास्ट 10 ईयर्स ब्यूटीफुली 2014 के बाद, क्योंकि उसके पहले भी हम लड़खड़ाए थे, 14 से 16 साल का समय था जब उसके नाम आप एक दो जगह आपने आया, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी होती है, हम स्ट्रैटेजी में भूल जाते हैं कि चलो हम सबके साथ समझाओ, मगर हम उसके बाद लड़खड़ा के खड़े हुए तो चीजें बदली हैं, आज ऐसी बदली हैं कि चाइना तक को आज जो रिवील हुआ है, खास करके ईस्टर्न लद्दाख के ऊपर हमारे टर्म्स एंड कंडीशन, और उसमें शहादतें होती हैं, उसमें शहादत वो हमारे सुरेश बाबू का आपने चलाया होगा, उनकी शहादत हुई, उसको समझा, उसके बाद आप कैलाश गए, पराक्रम किया, उसको लेकिन अफसोस था ना कि गलवान के उस बलवान पर भी सवाल खड़े हुए थे, गलवान में भी हमारे बहादुरों पर सवाल खड़े हुए थे, वही प्रॉब्लम, वही कह रहा हूं, बिल्कुल वही सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए जब आप सर्जिकल स्ट्राइक पे सड़क के गुंडे कह दो, ये जो पॉलिटिकल डिबेट्स माइलेज
क्योंकि आप क्या करेंगे, ठीक है। चंद वोट को इकट्ठा कर लेंगे। बिल्कुल, चंद वोटों के लिए कम से कम ये राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। समय की कुछ सीमाएं हैं, चर्चा लंबी हो जाती है, लेकिन इतना जरूर है इस चर्चा से कम एक बात तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को समझनी होगी कि हमारे देश की सेना या हमारे देश की पुलिस अगर ये बात कहती है कि राजनीति से ऊपर उठकर थोड़ा सोचिए, ये हमारे और आपके देश का सवाल है, तो आपको सोचना होगा। काम सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से नहीं चलेगा, काम चलेगा एकजुटता से, और ये एकजुटता तभी नजर आएगी जब इन मुद्दों पर भी किसी भी तरीके की बहस मुबाहिस नहीं, कोई राजनीतिक बहस मुबाहिस नहीं, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर साथ देकर इनसे लड़ने की हिम्मत आप सामने दिखाएंगे तो तस्वीर बदलेगी। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण चर्चा थी रण क्षेत्र में। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।